मान लीजिए आपने अपनी ट्रेड का प्री एनालिसिस कर लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, ऑप्शन चेन को भी पढ़ लिया, आपने क्वांट एनालिसिस भी कर लिया। सब कुछ करने के बाद भी क्या आपकी जो ट्रेड है वो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हो? तो आंसर है नो। वाई? बिकॉज एक चीज़ ऐसी है जो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, पहले भी अनप्रेडिक्टेबल थी और आगे भी फ्यूचर में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, जिसको हम लोग कहते हैं इवेंट्स। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होते हैं, राइट? तो जब भी कभी ऐसा इवेंट आएगा जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वो इवेंट के टाइम पर आपका जो प्री एनालिसिस है और जो पोस्ट एनालिसिस है वो किसी भी काम का नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ प्री एनालिसिस करने से बात नहीं बनेगी, आपको साथ में ये भी करना पड़ेगा कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसको आप पहले से जानते हो कि वो इवेंट आने वाला है, कम से कम उसको तो आपको अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब ऐसे इवेंट जिसको हम जान ही नहीं सकते, उसको हमें एनालाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कब आएगा वो आप कभी पता ही नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो पॉसिबल है उन इवेंट्स को तो हमेशा हमें अपने जब भी एनालिसिस करें प्री एनालिसिस, उसमें हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से, जब भी कभी इवेंट की बात आती है तो हम इवेंट को कैसे ट्रैक करें, कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं जिनको ट्रैक करने की ज़रूरत है प्री एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 3 तरह के एनालिसिस तो कर लिए थे। पहला आपने एनालिसिस किया था जिसमें हमने बात की थी मार्केट का इन्वायरमेंट चेक किया था थ्रू द टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड नंबर पर आया था क्वांट एनालिसिस और थर्ड नंबर पर हमने चेक किया था वोलाटिलिटी एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, जो कि है इवेंट या कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, जो भी इकोनॉमिक इवेंट हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर ट्रेडर को प्री एनालिसिस तो वो करेंगे ही, लेकिन एक न्यूज कैलेंडर उनके पास होना चाहिए कि कब कब जो है कोई न्यूज आती हैं या आने वाली हैं। वो एक न्यूज कैलेंडर पहले से उनके पास होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो किसी भी स्टॉक के बारे में जो न्यूज है ना, जैसे एग्जांपल के लिए उसकी क्वार्टरली अर्निंग आने वाली है या कोई डिविडेंड आने वाला है, तो वो आपके पास वो कौन सी डेट पर क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट? या अगर मान लीजिए कोई फेड की मीटिंग होने वाली है, या मान लीजिए बजट आने वाला है, या किसी भी तरह की कोई स्पीच आने वाली है ना, तो ये सारी जो डेट्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। जब भी मैं कहता हूँ न्यूज, तो न्यूज का मतलब ये नहीं कि कोई आपने एक बिजनेस चैनल ओपन करके बैठ गए और वहाँ पर पूरे दिन न्यूज़ सुननी है। नो नो नो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डेट की, कि किस डेट पर कौन सा इवेंट है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, करेक्ट? अब जब इवेंट की बात होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डेट फिक्स हैं, जो आने वाली हैं, उनको तो आप एनालिसिस कर सकते हो, उनके बेसिस पर तो आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन जो फिक्स नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉर, तो वो फिक्स नहीं है, करेक्ट? हाँ, लेकिन जब एक बार सिचुएशन बन जाती है और फिर मार्केट में वहाँ पर प्राइस में वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस में चेंजेस ला सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक जो डेट फिक्स हैं उनका तो कम से कम कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। तो चेक करेंगे आप अपने न्यूज कैलेंडर को, और कौन कौन उस न्यूज कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप रखोगे। तो आंसर है, अगर कोई एक ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होगी, ठीक है, या इन्फ्लेशन डेटा कोई मान लीजिए रिलीज होने वाला है, या जीडीपी के डेटा जो है वो रिलीज होने वाले हैं, सेंट्रल बैंक की कोई स्पीच आने वाली है, इनमें से अगर कुछ भी होने वाला है तो वो आपके न्यूज कैलेंडर में होना चाहिए। आपके पास साल की शुरुआत में ही आप जितनी मैक्सिमम जो डेटे हैं जो आप रख सकते हो वो अपने पास होनी चाहिए, ठीक है? बिफोर इवेंट, अब जब भी इनमें से कोई भी इवेंट होगा तो 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? मार्केट जो है वो चॉपी हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, यानी कि मार्केट का इन इवेंट के होने से पहले ऑफ कोर्स क्या होगा,
एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट साइडवेज क्यों देखने को मिलेगा, उसका सिंपल सा रीजन बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक इवेंट होने वाला है, लेट अस से एग्जांपल के लिए इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्शन का अगर रिजल्ट आ रहा है तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कोई भी एक रैंडम डेट लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को क्या होने वाला है, रिजल्ट का, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अब होगा क्या, 4 अप्रैल से पहले क्या होगा, तो आंसर 4 अप्रैल से पहले 1 वीक पहले भी हो सकता है, वो चीज़ 10 डेज पहले भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो मैं भी एग्जांपल के लिए 10 डेज पहले से लेकर चलता हूँ। अब 10 डेज पहले से क्या होगा कि इसको जो ये इवेंट होने वाला है, इस इवेंट को, जो इस इवेंट का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छे से प्रिडिक्ट कौन कर सकता है, तो आंसर है मार्केट मेकर के पास जो न्यूज होती है या जो रिजल्ट की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उसकी सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है, उसकी जो है सबसे बेस्ट जो कहना चाहिए जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होगी, मार्केट मेकर के पास होगी। तो मार्केट मेकर उसके बेसिस पर कुछ टाइम पहले, इवेंट से कुछ टाइम पहले ही क्या करेगा, उसमें पोजीशन बनाना स्टार्ट करेगा उसके बेसिस पर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसमें मान लो कि मार्केट मेकर का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पार्टी विन करेगी तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने माना कि चलो मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब कॉल में पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब अगर कॉल में पोजीशन बनानी पड़ेगी तो वो पोजीशन इवेंट वाले दिन नहीं बनाई जाएगी, वो पोजीशन पहले से ही बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है, ये बात मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो जब इतनी लार्ज क्वांटिटी की बात होगी तो पहले से ही उनमें पोजीशन बनाना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 4 अप्रैल से पहले 1 वीक पहले या 10 डेज पहले उसके आसपास वाली जो भी एक्सपायरी होगी, 4 अप्रैल के आसपास वाली जो भी एक्सपायरी होगी उसमें हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाना स्टार्ट किया। हमने नहीं, मार्केट मेकर ने। हम तो उस इवेंट के आसपास के, जनरली जो बिगनर्स होते हैं या रिटेल ट्रेडर है वो 4 अप्रैल के आसपास एंट्री लेगा, लेकिन जो मार्केट मेकर है वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर धीरे धीरे एंट्री बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आपको पता होगा, अगर आपने रेंज वाला पार्ट देखा होगा, अगर टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में आपने रेंज वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने इसके पीछे की साइकोलॉजी वहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि जब भी पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है। जब भी ऑप्शन के राइटर या मैं कहूँ मार्केट मेकर दोनों साइड की पोजीशन बना रहे होते हैं, यानी बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में भी, तो मार्केट जो है वो बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस हो जाने पर मार्केट में क्या होगा, तो आंसर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। यानी कि अभी वहाँ पर जो फेयर प्राइस है उस फेयर प्राइस पर चीज़ें काम कर रही हैं, बैलेंस है अभी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में मूवमेंट आएंगे तो वो तभी आएंगे जब मार्केट इम्बैलेंस होगा, करेक्ट। तो अभी जब वो स्टार्टिंग, जब इवेंट अभी आया नहीं उससे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आंसर है यहाँ पर अभी पोजीशन बनाई जा रही है, धीरे धीरे डेली पोजीशन बनाई जाएंगी। ओके, अब जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तो रिजल्ट वाले दिन क्या होगा, तो आंसर है वहाँ पर आईवी जो है वो तेजी से राइज होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है। वो चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो मुझे, लेकिन एक बात पता है कि जब इवेंट होगा तो उस टाइम आईवी राइज होगी। तो इसका मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए, तो आंसर आईवी जो है यहाँ पर हर हाल में क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर आईवी स्टार्टिंग में कैसी होगी, लो होगी, उससे पहले, इवेंट से पहले, और उसके बाद इवेंट वाले दिन आईवी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और फिर फाइनली जब इवेंट हो चुका होगा, पोस्ट इवेंट, अगेन आईवी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम है जो ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा इवेंट के केस में, ठीक है। तो फिर से इवेंट से पहले आईवी कैसी है, लो, इवेंट के टाइम पर आईवी कैसी होगी, हाई, फिर इवेंट के बाद आईवी कैसी हो जाएगी, लो। इस तरह से चलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिफोर इवेंट इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि मार्केट जो है वो चॉपी होगा, कंप्रेस्ड होगा, और फिर इसके बाद मार्केट कंप्रेस होने के बाद एक्सपेंड होगा इवेंट वाले दिन, ठीक है। ये आफ्टर इवेंट जो है, आफ्टर इवेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत दिनों बाद, नहीं। आफ्टर इवेंट का मतलब बिफोर इवेंट तो ये हो गया,
इवेंट के टाइम पर और इवेंट से कुछ टाइम तक वोलाटिलिटी हाई रहेगी, फिर धीरे 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 वो लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ लो से हाई ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया इवेंट को हमने नोट करके रखा और इवेंट के बेसिस पर हमने अपना एनालिसिस किया। नाउ दूसरी चीज जो है, जब अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्सपायरी डेट भी होगी कुछ ऑप्शन की, करेक्ट। तो उस केस में एक्सपायरी डेट भी हमें ध्यान में रखनी है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो पास आ रही है उसका क्या क्या इफेक्ट आने वाला है हमारे ऑप्शन की पोजीशन पर, करेक्ट। तो उसके बेसिस पर भी हमें प्री एनालिसिस करना होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जब भी एक्सपायरी का इफेक्ट आता है तो वोलाटिलिटी में बहुत तेज़ी से चेंज आते हैं। वोलाटिलिटी या तो बहुत हाई हो जाएगी या वोलाटिलिटी बहुत लो हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको गामा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर वोलाटिलिटी अचानक से स्पाइक कर जाती है तो तेज़ी से आपको गामा इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। आपको जो है वो अचानक से कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी। एक्सपायरी वाले दिन भी आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरी चीज आपको देखने को मिल सकती है वो है पिनिंग बिहेवियर। पिनिंग बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप देखते हो कि कोई एक स्ट्राइक है जिसकी तरफ मार्केट जो है वो लेकर जाएगा, जिसको आप लोग जनरली मैक्स पेन के टर्म में जानते हो। तो एक पर्टिकुलर ऐसी स्ट्राइक जहां पर बायर को लॉस होगा और जो सेलर है उनको, मार्केट मेकर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे उससे नीचे हो, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक जो कि आपका मैक्स पेन होता है हमेशा एक्सपायरी वाले दिन वहीं पर जाने की कोशिश करता है, करेक्ट। तो ये भी एक्सपायरी का इफेक्ट है। तो आपके एनालिसिस करते वक्त आपको एक्सपायरी डेट को, एक्सपायरी इफेक्ट को भी उसमें ध्यान में लेना है कि हाँ, अगर मार्केट कहीं भी हो, मैक्स पेन को अगर आपने नहीं देखा कि मैक्स पेन कहाँ पर है तो वहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी अलग तरह से बनाकर बैठे हैं लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मैक्स पेन के आसपास ही चीज़ें काम करेंगी, करेक्ट। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया एक तो कैलेंडर आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक्सपायरी के इफेक्ट सारे रेडी होने चाहिए, दो जरूरी चीज़ें हो गई। तीसरा, अगर किसी स्टॉक की बात कर रहे हो तो आप उसके अर्निंग्स के बारे में सोचोगे कि अर्निंग जो है वो कब आने वाली है, उसकी डेट आपके पास होना चाहिए। तो प्री अर्निंग भी आपको ये देखने को मिलेगा कि लो वोलाटिलिटी होगी, वहाँ पर पोजीशन बनाई जा रही होगी। कौन बना रहा होगा? मार्केट मेकर बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब अर्निंग हो जाएगी, मतलब अर्निंग रिलीज होगी, जिस दिन रिलीज हो चुकी होगी उस दिन के सेशन में आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको वोलाटिलिटी का एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लग जाए बहुत तेज़ी से या बहुत तेज़ी से गिरने लग जाए, वो उस इवेंट कैसा था उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। अगर अर्निंग थी तो अर्निंग कैसी रही उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि प्री इवेंट जो होंगे वहाँ पर लो आईवी और आफ्टर इवेंट या एट द टाइम ऑफ इवेंट आपको हाई आईवी देखने को मिलेंगी। तो ये माइंडसेट बनाकर चलना है ऑलवेज कि अभी कौन सा इवेंट में कितना टाइम है, उसकी एक्सपायरी, अगर ऑप्शन की बात हो रही है तो एक्सपायरी में कितना टाइम है, ये सारा माइंडसेट अपने एनालिसिस में पहले से लेकर चलना है। अगर आप इवेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, बाकी सभी तरह के एनालिसिस कर रहे हो, तो वो जब इवेंट होंगे तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि आपके एनालिसिस में गलती क्या हुई। तो आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था लेकिन इवेंट की वजह से वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो फैक्टर्स आपने काउंट नहीं किए थे, बस इतनी सी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो ट्रेडिंग के केस में एक जो ज़रूरी चीज़ है जो इंक्लूड नहीं करते हैं जनरली लोग, वो ये कि एक सेशन ना, एक पूरे सेशन में एक टाइम होता है और एक टाइम ऑफ डे इफेक्ट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी भी दिन ट्रेड कर रहे हैं और मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर और एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि 3:15 पर वो एंड हो जाएगा। तो 9:15 से लेकर 3:15 का जो ये टाइम है ना, इसमें हर एक आवर का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर मार्केट कैसा बिहेव करता है। वो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि 9:15 से 10:15 तक पहले फर्स्ट आवर में बहुत ही वोलेटाइल रहता है मार्केट, या फिर 10:15 के बाद से अगर आप देखें तो 12:30 या 1 PM तक जो है मार्केट जो है वो
चॉपी हो जाता है, साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड हो जाता है, राइट। फिर आपको 1 PM के आसपास फिर आपको फिर से कुछ मूव देखने को मिलता है, फिर आपको 3 PM के आसपास कुछ मूव देखने को मिलता है। तो ये कुछ टाइम हैं जिन टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में किस टाइम पर कैसे कैसे इवेंट होते हैं, राइट। तो वो हमें देखना होगा। तो जैसे ही मान लीजिए एक्सचेंज जैसे ही ओपन होता है तो वहाँ पर हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। 9:15 पर सभी एंट्री ले रहे हैं, राइट। बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आफ्टर मार्केट की ट्रेड ली होगी, है ना, जिसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे होंगे। कुछ पहले से कुछ ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा रखे होंगे, तो हो सकता है मार्केट उस जगह पहुंच गया हो तो वो सारे लिमिट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, करेक्ट। और मार्केट ऑर्डर तो ऑफकोर्स आ ही रहे होंगे वहाँ पर। तो कई टाइप के जो है वो ऑर्डर जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 9:15 पर। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है वहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर आए, बहुत सारे ऑर्डर आने पर वहाँ पर हाई लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है। अब जब मिड सेशन आ जाता है, जब मिड सेशन के हम मिड में हो गए, 9:15 से 3:15 के बीच के मिड में जब होंगे तो वहाँ पर आपको मूवमेंट उतनी तेजी से कभी देखने को नहीं मिलेगा जब अगर अनटिल अनलेस कोई इवेंट नहीं है वहाँ पर। तो आपको मिड सेशन में इन जनरली आपको वैसे मूवमेंट देखने को नहीं मिलते जो आपको जैसे ओपन होता है मार्केट तब देखने को मिलते हैं। तो मिड सेशन में स्लो हो जाएगा और जब क्लोजिंग का टाइम आएगा तो ऑफकोर्स जिन लोगों ने सुबह 9:15 पर पोजीशन बनाई थी, जो ट्रेड ओपन की थी, वो सारी ट्रेड क्लोज करने का काम स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 3 PM। तो वो या तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, लॉस बुकिंग होगा, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन 3 PM पर फिर से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इवन 3:15 पर, 3:16 पर आपको बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। 1 मिनट के अंदर भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ट्रेड ली गई थी वो सब क्लोज ऑफ हो रही हैं अब, या अगले दिन के लिए ट्रेड पहले से लेकर रखी जा रही है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है जब क्लोजिंग के टाइम पर, या तो उस दिन वाली क्लोज हो रही हैं या अगले दिन के लिए और पोजीशंस बनाई जा रही हैं, करेक्ट। तो उस केस में वहां पर फिर से वोलाटिलिटी का स्पाइक्स देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज भी माइंड में हर इंट्राडे ट्रेडर को कंसीडर करके रखनी चाहिए कि दिन का ये टाइम है। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी में वर्क कर रहे हो जो वोलाटिलिटी वाली है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन उस वोलाटिलिटी को प्ले कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, इस टाइम पर वोलाटिलिटी रहेगी, इस टाइम पर वोलाटिलिटी रहेगी, तो उस टाइम पर आप वोलाटिलिटी की स्ट्रेटजी को प्ले करिए। अगर मिड सेशन में एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो साइडवेज में मूव करती है या स्लो मार्केट में प्ले करती है, तो आप मिड सेशन में ऐसी स्ट्रेटजी पर वर्क करिए, करेक्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अगर आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि आप डे वाइज देखेंगे कि मार्केट में मूवमेंट कहाँ आया, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इवेंट का कैलेंडर होना चाहिए और मार्केट में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि एक्सपायरी का इफेक्ट कब आने वाला है, कैसा आने वाला है। हमने ये भी देख लिया कि किसी स्टॉक की अर्निंग कब आने वाली है, क्या और उनका इफेक्ट कैसा होगा, ठीक है। और एक दिन में, एक पर्टिकुलर डे सेशन में वहाँ पर कौन कौन से टाइम होंगे जब वहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा होगी और कौन सा टाइम ऐसा होगा जब कम होगी। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की कंडीशन की, ठीक है। अगर मान लीजिए अच्छी खासी एक लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में तो क्या होगा? तो आंसर है कि अगर मान लीजिए हैवी लिक्विडिटी होती है तो वहाँ पर आपको स्मूथ कर्व देखने को मिलेंगे, क्लीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब ये कि वहाँ पर आपको हायर हाई बहुत ही क्लियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, ये बहुत ही क्लियर देखने को मिलते हैं जब लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर लिक्विडिटी अच्छी खासी नहीं होगी तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर है वहाँ पर कहीं तो सडन स्पाइक देखने को मिलेंगे, कहीं पर स्लिपेज हो जाएगा, कहीं पर फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये बना और ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आ गया। तो बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, राइट। अच्छा, स्लिपेज भी इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि मान लीजिए आपने ऑर्डर लगाया कि एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ 100 रुपीज़ का कोई एक स्टॉक है XYZ, और उसमें आपने ऑर्डर लगाया कि जब ये 101 का हो जाएगा तो मुझे ये स्टॉक चाहिए होगा इंट्राडे में, राइट। लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पर 100 से ऐसा स्पाइक आया कि ये 105 पर चला गया, ठीक है। तो 105 पर जब चला गया तो आपका ये ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ।
करेक्ट। तो वहाँ पर एक स्लिपेज आ गया, आपने जो है लगाया रखा था कि 101 पर मिले, लेकिन हो सकता है कि आपको ये मिला 101.50 पर, राइट। तो इसमें 0.50 का क्या हो गया, स्लिपेज हो गया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जब लिक्विडिटी कैसी होती है, थिन, कम लिक्विडिटी है, राइट। और जब हैवी लिक्विडिटी होगी तो बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर मिलेंगे, स्लिपेज वहां पर कम देखने को मिलेंगे, करेक्ट। तो ये लिक्विडिटी की कंडीशन भी मार्केट में हमें ध्यान रखनी है कि कब हैवी लिक्विडिटी होती है और कब लो लिक्विडिटी होगी या थिन लिक्विडिटी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो जब मार्केट ओपन होता है तब वहां पर हैवी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जब मार्केट क्लोज होगा तब वहां पर हैवी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाउ टू कंबाइन एवरीथिंग। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमने 4 चीज़ों पर बात की। पहली हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस पर, दूसरी क्वांट पर, तीसरी हमने बात की वोलेटिलिटी पर, चौथा हमने बात कर लिया इवेंट पर। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? तो आंसर है, हम चेक करना चाह रहे हैं मार्केट का ओवरव्यू। अब मार्केट का ओवरव्यू तो हम लेना चाह रहे हैं कि मार्केट का नेचर कैसा, मार्केट का इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन एक चीज़ है कि आप सब तरह के एनालिसिस करो लेकिन इवेंट उसमें ऐड करो। अब जब आपने सब कुछ कर लिया तो इन सबको आपको क्या करना होगा, कंबाइन कर कर कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सबसे पहला मार्केट का रिजीम जो है वो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको देखने को मिला, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और मान लीजिए आपने ऑप्शन चेन की हेल्प से या वोलेटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से आपको ये देखने को मिला कि टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वोलेटिलिटी एनालिसिस कह रहा है कि हाई वोलेटिलिटी है। तो इस केस में कैसी स्ट्रेटजी काम करेगी? तो आंसर है कि वहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कुछ ब्रेकआउट की ट्रेड जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगी, मोमेंटम ट्रेड देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी पर वर्क करना चाहिए जहाँ पर ब्रेकआउट से बेनिफिट हो या मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है, करेक्ट। तो जब भी मीन रिवर्जन वाला जो ट्रेड है वो आपको फिर क्या करना होगा, अवॉइड। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि नहीं मार्केट जो है वो रिवर्सल देखने को मिलेगा, नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हाई वोलेटिलिटी है, तो उसी तरह की स्ट्रेटजी पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ कंबाइन करने का क्या लॉजिक है मैंने आपको दिया, कंबाइन करने का लॉजिक मैं ये दे रहा हूँ कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस से निकाल लो मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है। वोलेटिलिटी फिर आपने कंबाइन कर ली कि हाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटजी को चूज करने का नंबर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लो कि जैसे मान लीजिए मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और वोलेटिलिटी लो है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपका टेक्निकल एनालिसिस आपने किया और वहां पर देखा आपने चार्ट पर मार्केट रेंज बाउंड है, वोलेटिलिटी का एनालिसिस कह रहा है कि वोलेटिलिटी लो है। वो कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए मैंने आपको कुछ इंडिकेटर दिए थे। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो वहां पर मीन रिवर्जन देखने को मिलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाउंस देखने को मिलेगा और शॉर्ट टारगेट होंगे। मतलब ये कि उस केस में जब रेंज बाउंड मार्केट है, वोलेटिलिटी लो है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनेगी, ये यहाँ तक रहेगी, सिर्फ बहुत छोटा सा टारगेट, क्योंकि हमें पता है कि ये इस रेंज से फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर फिर से एक ट्रेड बनेगी और यहीं तक बनेगी, फिर यहाँ पर एक ट्रेड बनेगी, यहीं तक बनेगी, फिर यहाँ तक बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, एक छोटी छोटी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी मूवमेंटम देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स क्योंकि रेंज बाउंड है तो बहुत छोटे छोटे टारगेट वाली हमें ट्रेड देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को चूज करेंगे। अब एज अ बायर अगर आप चूज कर रहे हो तो इतने छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे, और अगर आप सेलर हो तो आपके जो प्रीमियम होंगे वो यहाँ पर कहीं रहेंगे, क्योंकि रेंज बाउंड है तो आप यहाँ का प्रीमियम सेल कर रहे होंगे, यहाँ का प्रीमियम सेल कर रहे होंगे, राइट। तो वो इसी के बीच में ही रहने वाला है मार्केट, ठीक है। अब आपको इस केस में क्या अवॉइड करना है? तो आंसर, जितनी भी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी हैं उनमें से किसी पर भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जो पोजीशन बना रखी होंगी सेलिंग के केस में, वो सब में आपको बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो पहले एनालिसिस से रेंज और वोलेटिलिटी, ये दोनों चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो गया
कि सपोज करो वोलाटिलिटी जो है वो हाई है, कैसी है, वोलाटिलिटी जो है वो हाई है, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये बहुत ही डेंजर चीज है। कैसे, देखो मान लीजिए मार्केट आपने देखा कि रेंज बाउंड है, ठीक है, और आपने सोचा कि मार्केट रेंज बाउंड है तो चलो सेलिंग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने रेजिस्टेंस पर और सपोर्ट के ऊपर सेलिंग कर रखी है, लेकिन अगर वोलाटिलिटी आपका, वोलाटिलिटी का एनालिसिस कर रहा है कि वोलाटिलिटी हाई है, तो वोलाटिलिटी हाई होने का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है वो इस तरह से मूव करेगा। तो आंसर है हाँ, बात तो सही है, करेगा भी। लेकिन अगर वोलाटिलिटी हाई है तो उस केस में स्पाइक होकर ये ऊपर भी निकल सकता है, या ये स्पाइक होकर ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए। दोनों में से किसी भी साइड में ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि वहां पर आईवी कैसी है, आंसर है आईवी हाई है। आईवी हाई होने के केस में जो रेंज है वो ब्रेक हो सकती है कभी भी। अगर रेंज बाउंड मार्केट है और उस केस में मान लीजिए मैं कहता हूं लो आईवी है, तो आप श्योर हो कि ठीक है मार्केट इसी बीच में रहेगा। लेकिन अगर हाई आईवी हुई तो वो उस रेंज को कभी भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में वहां पर कैसी स्ट्रेटजी काम करेंगी, तो आंसर है कि बहुत ही सिलेक्टिव स्ट्रेटजी होंगी जो रेंज बाउंड में भी काम करें और ब्रेकआउट आ जाए तो उसमें भी काम करें। कुछ स्ट्रेटजी हैं उनसे आप काम कर सकते हो, आप क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, और एक्सट्रीम जो है वो आप कॉशियस हो जाओगे इस केस में, ठीक है। ब्लाइंड ब्रेकआउट ट्रेड आपको इसमें नहीं करनी है, क्योंकि आईवी हाई होने पर ऐसा हो भी सकता है कि ब्रेकआउट देखने को मिले और ऐसा भी हो सकता है कि ना देखने को मिले। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है जो आपको प्री एनालिसिस से पहले ही देख लेना चाहिए। प्री एनालिसिस में आपको देखना चाहिए कि रेंज के साथ कहीं हाई वोलेटिलिटी तो नहीं है। तो आप चाहे बायर हो या सेलर हो, आप दोनों ही केस में फंस सकते हो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्री इवेंट कंप्रेशन, ये वाली स्ट्रेटजी भी मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि हमें पता है कि एक इवेंट आने वाला है, उससे पहले कंप्रेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले मार्केट में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वोलेटिलिटी कितनी भी हाई हो, लेकिन एक इवेंट आने वाला हो तो वहाँ पर कंप्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। वो आपने टेक्निकल एनालिसिस वाली अगर सीरीज देखी है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कंप्रेशन वहाँ पर क्यों होते हैं। कंप्रेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी स्टोर की जा रही है, अभी स्टोर की जा रही है का मतलब वहाँ पर पोजीशन बना रहा है मार्केट मेकर। तो इवेंट से पहले जब वो बहुत सारी पोजीशंस बनाएगा तो वहाँ पर कंप्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इवेंट आएगा तो जो पोजीशन बनाई है उसके बेसिस पर मार्केट में एकदम अचानक से क्या आएगा, बूम आएगा, बहुत तेजी से वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो जो प्री इवेंट वाला कंप्रेशन है उसमें स्मॉल साइज के साथ जाना है, एक्सपेंशन का वेट करना है और अवॉइड करना है आपको ओवर ट्रेडिंग को, क्योंकि प्री इवेंट से, ये मान लीजिए इवेंट है और इससे पहले पोजीशन बन तो रही है मार्केट, वहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट तो देखने को मिल रहा है। जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये तो हमें पता है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमें डायरेक्शन तो नहीं पता चल रहा ना। हमें वोलेटिलिटी का एनालिसिस करके ये तो हम पता कर सकते हैं कि हाई है या लो है। हमें पता है कि इवेंट से पहले वो लो है, राइट, लेकिन हमें पता है कि इवेंट वाले दिन वो हाई होगी। लेकिन हाई होने पर उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन ये पता है हाई होगी, करेक्ट। तो उस केस में मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाकर बैठे हुए हो कि मार्केट में आपने मान लीजिए कॉल में पोजीशन बना ली और आईवी हाई तो होगी पक्का है, लेकिन मार्केट अगर इधर चला गया तो आपको कॉल पोजीशन में सब में लॉस होगा, राइट। या आपने लेटेस्ट से एग्जांपल कहता हूँ कि पुट वाला आपने सिनारियो बना लिया कि यहाँ पर आपने पुट ले लिया, लेकिन अगर मार्केट ने रिएक्ट इस तरह से किया उस इवेंट पर कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो आपको सारे पुट में लॉस होगा। तो आपको स्मॉल साइज के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग जो है वहाँ पर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पोजीशन काफ़ी हैवी बना ली है और आप वहाँ से एक बड़े लॉस में एग्जिट कर रहे हो और उसके बाद फिर आप एंटर कर रहे हो इसमें, इस वाली ट्रेड में, तो उस केस में भी ये हो सकता है कि मार्केट में कुछ थोड़ी देर के लिए रिवर्सल देखने को मिले, तो वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से आपको वहाँ पर भी लॉस देखने को मिले। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर लो वोलेटिलिटी वाली स्ट्रेटजी पर नहीं जाना है, यहाँ पर पोजीशन बनानी है हाई वाली में, ठीक है, लेकिन उसका वेट करना पड़ेगा जब वो हाई हो, ठीक है। तो लो से हाई वाली स्ट्रेटजी पर काम करना है। तो ये हो गया प्री इवेंट के कंप्रेशन का। अब सवाल है कि पोस्ट इवेंट एक्सपेंशन जब होगा, ठीक है, तब उस केस में क्या करेंगे।
तो उसमें सारी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी, जहाँ भी आपने पोजीशन बनाई थी बिफोर इवेंट, जहाँ पर क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है। तो अब पोजीशन भी जब आप बनाओगे तो ध्यान रखना कि लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी, यानी कि ब्रेकआउट वाली कंडीशन पर आप काम कर रहे होगे। तो ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे आपको, मोमेंटम ट्रेड देखने को मिलेंगी, वोलेटिलिटी उसमें प्ले करेगी पोस्ट इवेंट। ठीक है, पोस्ट इवेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इवेंट के 10 दिन बाद, इवेंट के वाले दिन और इवेंट से 1, 2, 3, 4 दिन भी हो सकते हैं जब अब तक आपको वो प्ले देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पर आप वोलेटिलिटी को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बिगनर हैं वो क्या मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट चाहे चार्ट पर जंप कर दिया विदाउट आस्किंग आज मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। ये तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है बिगनर्स से। बिगनर्स अपने आप से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है। एनालिसिस ही नहीं किया किसी भी तरह का और उसमें सीधा जंप कर गए। मार्केट में चेक करना पड़ेगा मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, मार्केट साइडवेज है या नहीं है, मार्केट की स्पीड क्या है। अगर मान लीजिए कोई एक डायरेक्शन में जा भी रहा है तो उसकी स्पीड कैसी है, अच्छी खासी स्पीड है या स्लो स्पीड में जा रहा है। ठीक है, क्या आज कोई न्यूज़ तो नहीं है। ये सारी बातें हर बिगनर को किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने आप से पूछ लेना चाहिए, वो एनालिसिस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो उससे होगा क्या, तो साइडवेज मार्केट में हो सकता है ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हों और ब्रेकआउट वाली कैटेगरी में आप साइडवेज वाली स्ट्रेटजी पर काम करने लग जाओ, तो उसमें स्ट्रेटजी आपकी मिसमैच होगी और फिर उस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपको एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट दूं फाइनल, तो वो आप याद रखिए, एक माइंडसेट बना लीजिए। पहला, बिफोर एनी ट्रेड सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है कि मार्केट ट्रेंड में है या रेंज बाउंड है। दूसरा, वोलेटिलिटी हाई है या लो है। दूसरा क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरह से याद रखने हैं। फिर अब जो मोमेंटम है मार्केट में, तो चार्ट पर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि क्लीन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है या नॉइजी है। फिर क्या कोई इवेंट आने वाला है या आज ही कोई इवेंट तो नहीं है, नियर बाई कोई इवेंट तो नहीं आने वाला है, राइट। और लिक्विडिटी कैसी है, लिक्विडिटी मान लीजिए आप जिस भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी कि हाई लिक्विडिटी है तो वहाँ पर बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, अगर लो लिक्विडिटी है तो वहाँ पर बड़े मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पहले ही कर लेने हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने, चलो सर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर भी लिए अपने आप से, हमने एक प्री ट्रेड एनालिसिस बढ़िया सा कर लिया, तो क्या होगा। तो आंसर है कि अगर मान लीजिए आपने बैड इन्वायरमेंट है और आपने गुड सेटअप बनाया तो आपको वो ट्रेड फिर भी बैड ट्रेड ही कहलाएगी। अगर आपने गुड इन्वायरमेंट में एवरेज सेटअप भी रखा हुआ है तब भी वो आप उस केस में जनरली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्या रीज़न है इस बात का कि अगर मान लीजिए आपने एनालिसिस किया भी और वो रॉन्ग भी हो गया, मान लो आपने एनालिसिस किया और वो रॉन्ग हो गया, तो फिर आप अपने जर्नल में लिखोगे कि इसमें ये प्रॉब्लम थी जो मैंने नहीं सोची थी, या यहाँ पर ये मिस्टेक हुई मेरे से। वो मिस्टेक आप नोट करोगे और अगली बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे उसमें। तो जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, करेक्ट। अगर आपके साथ ऐसा भी हो गया तब भी प्रॉब्लम है कि आपने एनालिसिस किया और वो हमेशा सही हो गया, क्योंकि फिर वो अचानक से जब गलत होगा तो अगर आपने पोजीशन अपनी बढ़ा दी है, साइज बढ़ा दिया है, तब भी प्रॉब्लम होगी। तो आप छोटे छोटे साइज के साथ जाएंगे, राइट। और एनालिसिस करने पर हर बार जब वहाँ भी गलती हो रही होगी उसको नोट करके रखेंगे, तभी आपको एक्चुअल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग तो जनरली हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए ये सब कुछ रेडी हो गया, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अपना एनालिसिस तो कर लिया, करेक्ट, जो हम कर सकते थे अपने रूम में। अब सवाल ये है कि ये बाकी की दुनिया क्या कर रही है, ये बाकी का मार्केट मेकर क्या कर रहा है, ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट मेकर क्या कर रहा है, तो आंसर है हमें इस तरह से पता चल सकता है कि अगर हम ऑप्शन चेन में मास्टरी कर लें कि ऑप्शन चेन किस तरह से हर एक कॉलम उसका देखा जाता है, अगर आप उस पर मास्टरी कर लेंगे तो आप ट्रेड में एंटर करने से पहले जो आपका एनालिसिस है और जो बाकी सबका एनालिसिस है उसको मैच कर पाओगे, तो वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्शन जो चेन है उसका एक एक स्टेप, एक एक कॉलम को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि लाइव क्लास के अंदर आपको पता चले कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और किस तरह से ऑप्शन चेन को रीड किया जाता है, तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गणेश शर्मा लाइव यूट्यूब चैनल को आप सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। @गणेश शर्मा लाइव पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो लाइव में, कि ऑप्शन चेन में जब भी मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हो, राइट। और उसका जो अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, सिर्फ अगर आप लाइव में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो चाहिए, तो वो आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली डिटेल में एक पूरी सीरीज आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस की मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज में देखा प्री ट्रेड एनालिसिस, फिर हमने देखा पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, थर्ड और नंबर पर और फोर्थ नंबर की वीडियो में आपने देखा कि मार्केट का एनवायरनमेंट कैसे चेक करें। अब उस मार्केट के एनवायरनमेंट को हम कंफर्मेशन करने के लिए ऑप्शन चेन का एनालिसिस शुरू करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे लाइव क्लास में, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन चेन में चीज़ें कैसे काम करती हैं, और या आप इसी चैनल पर ऑप्शन एनालिसिस जो है, ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है उनकी डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इवेंट के बारे में कुछ समझा पाया हूं कि कैसे कौन कौन से इवेंट जो हैं वो चेक करने हैं और साथ में कैसे उनको कंबाइन करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे काम करता है।